नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज हम बीए सेकेंड ईयर की मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है हमारी क्लास उसको चालू करूँगा। देखिए, हमने जो है मध्यकालीन भारत में हाँ, एक बात, किताबें सबने ले ली है ना। कल कुछ स्टूडेंट्स मुझे वापस पूछ रहे थे कि सर ये जो बुक्स है हम नया एडिशन है या पुराना एडिशन है। देखिए, एडिशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेबस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। जो अभी हमारा सिलेबस है वो एज इट इज़ रहेगा, तो आप सभी बुक्स ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलपी शर्मा मध्यकालीन भारत का इतिहास, बीएल गुप्ता और पेमाराम मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हमारा प्रथम पेपर है। हाँ, एक बात और, एक स्टूडेंट ने कहा मुझे कि सर आपने सेकंड पेपर का नाम नहीं बताया। बेटा, सेकंड पेपर का नाम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम फर्स्ट पे जो आपका पेपर है वह क्या है, टफ है और इसका सिलेबस बड़ा है अपेक्षा किसके, सेकंड पेपर के। और सेकंड पेपर आप लगभग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। सेकंड पेपर का नाम है आपका भारतीय संस्कृति के मूल आधार। तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, उसमें क्या है, उसमें हमारा समाज है, हमारा धर्म है, उसके क्या मूल आधार है। तो आपने देखा होगा कि भाई अभी जो आपने फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ी है उसमें आपने वैदिक धर्म को पढ़ा है, जैन धर्म को पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, हमारे सामाजिक आंदोलन पढ़े हैं, मीरा को पढ़ा है। तो ये सभी जो हमारे से ये क्या है, ये सबके सब हमारी संस्कृति के मूल आधार है। तो उस पेपर का नाम ही क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी कभी अच्छे, उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन ये जो पेपर है हमारा, कौन सा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हमारा पेपर है, ये थोड़ा क्या टर्म, इसकी टर्म टफ पड़ती है। इसमें हम जो है मुस्लिम इतिहास को पढ़ते हैं और इसका जो वर्डिंग वगैरह है वो थोड़ा टफ पड़ता है और सिलेबस भी इसका क्या बड़ा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ये वाला पेपर करवाया। तो देखिए, कल हमने अरब आक्रमण हम पढ़ चुके हैं। अरब आक्रमण मैंने आपको बताया, पहला जो अरब आक्रमण था वो हमारे वहाँ 712 में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अब क्या है, अब इन अरब आक्रमणों का क्या परिणाम निकला। देखिए, भारत में जितने भी आक्रमण हुए ये पश्चिमोत्तर भारत के जो है वहाँ से हुआ। यदि हम इस दिशा में करें तो यदि इसे भारत मानते हैं हम, तो ये पश्चिमोत्तर दिशा भारत की पड़ेगी। भारत के पश्चिमोत्तर दिशा क्या है, कश्मीर का जो ये एरिया पड़ता है ये पश्चिमोत्तर भारत कहलाता है। और यहाँ क्या बीच में दर्रे हैं, बड़े बड़े दर्रे हैं, बोलन के दर्रे हैं, तो बड़े बड़े दर्रे हैं यहाँ पे। तो स्थलीय जो मार्ग है हमारा नीचे पूरा का पूरा साउथ, अगर इंडिया की बात करें, पूरा का पूरा बंगाल, इधर तो बंगाल की खाड़ी से पूर्व में गिरा हुआ है और इधर अरब सागर से गिरा हुआ है। तो यहाँ से इतना आक्रमण होना हमारे पास यहाँ संभव है नहीं, लेकिन ये हमारी स्थलीय सीमा है। तो यहाँ से अधिकतर जितने भी पश्चिम एशिया से, जो मध्य एशिया है हमारे पास, मध्य एशिया से जितने भी आक्रमण हुए वो इन्हीं क्षेत्रों से हुए। और मैंने आपको बताया कि जो तो मध्य एशियाई लोग थे ये क्या, एक कबीलाई संस्कृति के लोग थे। क्या थे, कबीलाई संस्कृति के लोग थे। और अपने धर्म के प्रचार के लिए और धन की लूट के लिए ये आसपास के जितने भी देश होते थे, अपने जो भी भौगोलिक स्थिति होती थी वहाँ ये जाके अटैक करते थे, अपने धर्म का प्रसार करते थे और वहाँ से धन भी एकत्रित करते थे। और यदि इन लोगों को वहाँ की सभ्यता और कल्चर पसंद आ जाता तो ये लोग उस पर स्थायी रूप से अधिकार भी कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया भी था कि 7वीं शताब्दी में अरबों के द्वारा न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी उन्होंने अधिकार किया था। तो ऐसी स्थिति में जो तुर्क थे, तुर्क जो थे, तो तुर्क जो थे ये भी मुसलमान थे। अब इन्होंने क्या किया, अरबों के आक्रमणों से प्रेरित होके, जो अरब थे उनके आक्रमणों से प्रेरित होके, मोटिवेट होके इन्होंने क्या, भारत पर आक्रमण किया। और इन्होंने, जो अरबों ने आधा अधूरा काम किया था, अरब कभी भी भारत पे शासन नहीं कर पाए थे। अरब जो थे वो कभी भी भारत पर स्थायी रूप से शासन नहीं करवा पाए थे, किंतु ये एक कबीलाई संस्कृति के लोग थे। ये उनसे ज़्यादा एग्रेसिव थे, ये उनसे ज़्यादा अच्छे लड़ाके थे, ये उनसे अच्छा शासन प्रबंध जानते थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उनके अधूरे कार्य को पूरा किया। किन्होंने, तुर्कों ने। तो तुर्कों में सबसे पहला यदि मैं बात करूँ तो तुर्कों में हमारे यहाँ किसने, यामीनी वंश के शासक था,
यामिनी वंश था, जिस वंश ने भारत पर आक्रमण किया तो वो कौन था? यामिनी वंश के शासकों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। तो यदि मैं बात करूं कि भारत पर पहला आक्रमण किन तुर्कों के किस वंश के द्वारा किया गया, तो यामिनी वंश के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। यामिनी वंश का संस्थापक था अल्पतगिन। अल्पतगिन का पुत्र था सुबुक्तगिन। अल्पतगिन यामिनी वंश का शासन था, अल्पतगिन का पिता सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन जो था इसके द्वारा भारत पर सबसे पहला आक्रमण हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था। हिंदू शाही वंश कहाँ का था? ये कश्मीर का जो एरिया है हमारा, ये हिंदू शाही वंश था, पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता है। हिंदू शाही वंश पर किया गया। हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल, और जयपाल सुबुक्तगिन के द्वारा बहुत ही आसानी से हार गया। और यह जो हार थी, यह जो पराजय थी, यह क्या थी? हिंदू शाही शासकों की जो दूरदर्शिता का अभाव था। हिंदू शाही जो इनका कार्यता थी, इनका नकारापन था, जिसके चलते सुबुक्तगिन इनको पराजित कर गया और भारत में तुर्कों का मार्ग प्रशस्त कर गया। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना, यद्यपि यह व्यक्ति भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना नहीं कर पाया। तुर्की सत्ता की स्थापना कौन करता वह मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सुबुक्तगिन के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया, जिसमें उसके द्वारा हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया गया। अब होता क्या है, जयपाल के द्वारा इसको पराजित होने के पश्चात इस विजयों से मोटिवेट होके इस समय का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाका था मोहम्मद गजनवी की बात पहले भी मैं कर चुका हूं। मोहम्मद गजनवी के साथ एक महत्वपूर्ण मैंने सोर्सेज पढ़े थे। सोर्सेज में मैंने बताया था कि इसके साथ अल बरूनी एक इतिहासकार था जो आया था इसके साथ। जब भारत पे इसने आक्रमण किया था तब अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी ने किसकी रचना की थी? अल बरूनी ने रचना की थी किसकी? किताबुल हिंद की। किताबुल हिंद से हमें क्या मिलता है? किताबुल हिंद से हमें भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो देखिए, महमूद जो गजनबी है यह फिर भारत पर 1000 से 1027 तक लगातार आक्रमण करता है। महमूद जो गजनबी है, तो जो सुबुक्तगिन है, इसके द्वारा भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया। जयपाल को पराजित किया गया। पराजित करने के पश्चात इससे क्या, तुर्कों के बीच में क्या इंटेंशन किया? तुर्कों के बीच में भारत की राजनीतिक जो असफलता थी उसका तुर्कों ने पूरा फायदा उठाया। उनको भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका पता चल गया कि भारत में जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का शासन नहीं है, अलग अलग इकाइयां शासन करती है, उनको आसानी से हराया जाता है। जब हम एक इकाई पर आक्रमण करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करेगा और हम उसको आसानी से पराजित कर देंगे। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये एक लड़ाका प्रजाति थी और इनके जो रणनीतियां होती थी, रणनीतियां होती थी वे मध्य एशियाई रणनीतियां होती थी, अरबी युद्ध प्रणालियों पर आधारित होती थी, जो ये आसानी से भारतीयों को हरा पाए। और अब जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए। और इन बात का उल्लेख कौन करता है? इस बात का उल्लेख करता है हेनरी इलियट। और एक बात और, महमूद यहां एक जो खलीफा था, देखिए यहां एक बात और, खलीफा मैंने शब्द बोला, खलीफा। देखिए अभी अगर मैं बात करूं कि खलीफा क्या है, तो आप सोचेंगे सर ने ये क्या पूछ लिया। देखिए, जो खलीफा है वह मुस्लिम जगत का धर्मगुरु होता है। क्या होता है? धर्मगुरु होता है। मुस्लिम जो जगत है, मुस्लिम जगत है, मुस्लिम जो समुदाय है, उसका खलीफा क्या होता है? धर्मगुरु होता है। अब यह जो खलीफा है, यह महमूद जो गजनवी होता है, इसको दो चार उपाधियां देता है। इसको क्या नाम से उपाधियां देता है। और इसको उपाधियों में क्या कहता है वो? इसको उपाधियों में वह कहता है, इसको भारत पर जो है अपना इस्लाम का जो प्रचार है उसकी बात वह कहता है। और यह उस खलीफा का आशीर्वाद पाकर अपने आप को, जो भारत मूर्ति पूजक देश था, और उस मूर्ति पूजक देश में आक्रमण की यह शपथ लेता है। और इस शपथ के चलते ही उसने भारत पर इतने लगातार आक्रमण किए। तो भारत जो था मूर्ति पूजक देश था, तो इसके दो उद्देश्य हो गए। एक इसका उद्देश्य हो गया भारत में धन की प्राप्ति करना, और एक हो गया इसका धर्म का प्रचार करना। धर्म का
अपने धर्म का प्रचार करना। तो ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य हो गए। तो ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति और धर्म के प्रचार के लिए जो मोहम्मद गजनवी है यह है भारत पर आक्रमण करता है। और इस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति होती है वह बहुत ही सामान्य होती है। जो मैंने बताया हिंदूशाही वंश है, सबसे पहले यह है कहाँ करता है, हिंदूशाही वंश पर आक्रमण करता है और उसको पराजित कर देता है। धीरे धीरे यह इसका जो अंतिम जो लगातार ये 1000 से लेके 1027 तक लगातार यह आक्रमण करता है, 1027 तक। लेकिन यह क्या करता है, यह स्टेबलिश सत्ता की स्थापना तो यह भी नहीं करता है। यह सिर्फ यह भारत का जो धन था उसको लूटता है और अपने धर्म का प्रचार करता है, मंदिरों को तोड़ता है, भारत की कला और संस्कृति को नष्ट करता है। लेकिन स्थायी जो शासन व्यवस्था थी उसकी स्थापना यह नहीं कर पाता है। तो इसके पश्चात जो है यह लेकिन एक मार्ग बना गया तुर्कों के लिए स्थापना के लिए। अब आपके मन में आ रहेगा फिर भारत में तुर्की स्थापना किसने की? अब जो भारत में नेक्स्ट वंश करता है गोरी, भारत में नेक्स्ट जो वंश है जो है गोरी वंश है, जो भारत में आक्रमण करता है। किसके? गजनवी के पश्चात गोरी जो है भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी भारत में 1175 में गुजरात पर आक्रमण करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। उसके पश्चात वह 1178 में गुजरात पर करता है और 1193 में उसका तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है। किसके साथ लड़ता है? वो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है एक शक्ति थी इस समय उत्तर भारत की, पृथ्वीराज चौहान नाम सुना होगा। तो कौन करता है भारत में भारत में तुर्की आक्रमण की स्थापना या मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में करता है मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की स्थापना करता है। और क्या किस वंश का था? गौर वंश का था। सबसे पहले यह 1175 में मुल्तान पे करता है, 1178 में गुजरात पे करता है। उसके पश्चात यह किस पे करता है? 1191 में किस पे करता है? पृथ्वीराज चौहान पर या पृथ्वीराज तृतीय पर। देखिए ये एक दिलचस्प बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तराइन के 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया और 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। प्रथम 1191 में, दूसरा 1192। अब 1191 का जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। वहाँ एक वो ऐसी ऐतिहासिक भूल करता है कि वह यहाँ लापरवाह हो जाता है। विजित होकर वह अपना जो टाइम था वह आमोद प्रमोद में व्यतीत करता है, वह युद्ध की तैयारी नहीं करता। और इधर जो गोरी है वह लगातार युद्ध की तैयारी करता है। वह दिन रात एक ही वो कसम खाता है कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर दूंगा तब तक मैं शयन का जो आराम की जिंदगी व्यतीत नहीं करूंगा। और वह पुनः 1192 में भारत में आ धमकता है और वह 1192 में भारत पर आके तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर देता है। तो मैं समझता हूं आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत में तुर्की, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आप सभी को। देखिए भारत में सबसे पहले जो आक्रमण किया, तुर्की आक्रमण, वह किया गया था अल्पतगिन यामिनी वंश के द्वारा। यामिनी वंश का जो शासक था अल्पतगिन, उसका पुत्र था सुबुकुतगिन के द्वारा किया जाता है। वह जयपाल को पराजित करता है। उसके आक्रमणों से उत्साहित होकर भारत में दोबारा कौन करता है? मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है। और वह लगातार भारत में, जैसा कि हेनरी इलियट महोदय कहते हैं, लगातार 17 आक्रमण भारत पर वह करता है। लेकिन वह तुर्की स्थापना नहीं कर पाता, मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं कर पाता। मुस्लिम राज्य की स्थापना गोरी वंश के द्वारा मोहम्मद गोरी के द्वारा की जाती है। मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़े जाते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में वह किसको? मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, गिरफ्तार कर लेता है और यहीं से भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। मैं समझता हूं आज की हमारी क्लास में जो मैंने आपको तुर्की आक्रमण समझाया है, यह बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां मैं आपको कम से कम 10 नंबर का मैटर आपका तैयार करवा दिया मैंने। वन वर्ड क्वेश्चन बनेंगे इसमें। फिर जो आराम से मैं समझता हूं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। और 2 वर्ड में तो आपसे 1 वर्ड लाइन में 1 लाइनर क्वेश्चन। तो ये प्रत्येक इसकी लाइन, ये जो मैंने भी जितना भी लिखा है, जितना समझाया, प्रत्येक लाइन में 1 वर्ड आपके क्वेश्चन है। तो कल हम इसमें आगे जाएंगे गोरी वंश में कि किस प्रकार
प्रकार से जो है मोहम्मद गौरी भारत में अपनी तुर्की राज्य की स्थापना करता है और अपना एक स्टेबल राज्य छोड़ के जाता है। तो आगे मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी मैं आपके लिए क्लास तैयार करूं, बहुत मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जो आपको समझ में आए। अगर कोई समझ में नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। देखिए समझ में जब ही आएगा जब मेरे साथ साथ आप अपनी बुक्स को रीड करते जाए। मैंने जैसे आज ये टॉपिक पढ़ा दिया भारत का तुर्की आक्रमण, तो आप इस मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को रीड कीजिएगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये जो जितना भी टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल हम आगे चलेंगे इस क्लास से। ओके, थैंक यू।